नमस्कार। आपको हमारे वीडियो क्रम से देखने पड़ेंगे क्योंकि हमारा हर जो भी वीडियो है वो पिछला वीडियो जहाँ से समाप्त होता है उसके आगे से हम शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारा कोई एक वीडियो देखेंगे और अगर उसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो स्वाभाविक रूप से आपको उस वीडियो की बात उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी जितनी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको राज्य विधानमंडल के बारे में बताया था। आपको बताया था कि किस तरीके से विधानमंडल का मतलब है लोकसभा, राज्य विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, और बहुत सारी बातें बताई थी, संरचना वगैरह बताया था। अब हम दो चार बातें बिना अनुच्छेद के बताएंगे कि ये चीज़ किस अनुच्छेद में ये नहीं पूछी जाएगी, और वो बातें इसलिए बताना बस आपको ज़रूरत है, आपको दिमाग में रखना है क्योंकि वो सारी बातें वही उसी तरीके से हैं जो बातें हम आपको संसद के संदर्भ में ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया था कि वहाँ लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, तो यहाँ भी विधानसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्यों को करना होता है। हमारे संविधान में लिखा है कि विधानसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से किसी को एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। इसी तरीके से विधान परिषद के बारे में भी संविधान में प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद भी यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से किसी को सभापति और दूसरे को उपसभापति चुनेगी। कुछ बातें हम सामान्य से आपको बताए दे रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने आपको। आप कहेंगे कि आप बार बार ये क्यों बोलते हैं? मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप ये मान के चलें कि अगर आपने शुरुआत में जो मैंने संविधान पढ़ाया है संघ के संबंध में, अगर वो आपने तैयार कर लिया अच्छे तरीके से, तो समझ लो राज्यों के संबंध में जो सैकड़ों प्रावधान दिए गए हैं वो सब भी अपने आप आपके तैयार हो गए। हाँ, जो अंतर होगा, जो कुछ यूनिक होगा, वो हम आपको ज़रूर यहाँ भी बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। जैसे हमने वहाँ बताया था आपको कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कैसे रिक्त हो सकता है, बिल्कुल यहाँ भी है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, सभापति उपसभापति और उपसभापति सभापति को कभी भी अपना त्यागपत्र दे करके पदमुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हमने बताया था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया लोकसभा के संदर्भ में थी वही प्रक्रिया यहाँ विधानसभा के संदर्भ में है। विधानसभा के सदस्य जो हैं वो साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं, और विधान परिषद के सदस्य जो हैं अपने सभापति और उपसभापति को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो पद रिक्त हो सकते हैं, और अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, सभापति का पद रिक्त है तो उपसभापति सभापति के रूप में काम करेगा। दोनों के पद रिक्त हैं तो फिर वो व्यक्ति पद पर काम करेगा जिसे विधानसभा विधान परिषद जो है इसके लिए अधिकृत करे। और आप जानते हैं कि जो हमने लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में चीज़ें बताई थी, वही सारी चीज़ें हम सामान्य से चर्चा कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। और चर्चा भी आप सुने रहेंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। कि जिस तरीके से वहाँ हमने बताया था कि जब लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वहाँ वो उस दौरान सदन की कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन प्रथमतः मतदान ही कर सकते हैं। जब जिसे हमने आपको बताया था कि किसी विधेयक का प्रस्ताव के संबंध में अध्यक्ष या सभापति को मत देने का अधिकार तब होता है जब पक्ष या विपक्ष में वोट बराबर पड़ जाते हैं ताकि गतिरोध को समाप्त किया जा सके। हमने संसद के संदर्भ में बताया था कि मान लीजिए किसी विधेयक पर मतदान हुआ और मत पक्ष और विपक्ष में बराबर पड़ गए तो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति या उस रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति का दायित्व है कि वो मतदान करे
मतदान करता है और जिसके पक्ष में मतदान होता है उसका मत होता है, वही प्रस्ताव पास हो जाता है। तो जो व्यवस्था वहाँ संसद के संदर्भ में की गई है, ठीक वही व्यवस्था यहाँ राज्य विधानमंडल के संदर्भ में की गई है कि ये लोग जो हैं सामान्यतः तो तभी मतदान करेंगे जब पक्ष विपक्ष में मत बराबर हों, लेकिन अगर इनको हटाने का संकल्प सदन में विचाराधीन है तो फिर ये तब मतदान नहीं करेंगे जब पक्ष विपक्ष में मत बराबर हों। ये प्रथमता ही मतदान अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बिल्कुल कुछ याद आपको अलग से नहीं करना है। जो व्यवस्थाएं वहाँ पर लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में थी, वही व्यवस्थाएं यहाँ पर विधानसभा के स्पीकर या विधान परिषद के सभापति के संदर्भ में हैं। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी हैं। जिस तरीके से वहाँ चीज़ें लागू थी, बस उन्हीं को राज्य के संदर्भ में आपको दिमाग में रखना है। अब हम थोड़ा आते हैं अनुच्छेद 189 पर, सीधे अनुच्छेद 189 पर आ रहे हैं और ये गणपूर्ति है। अब गणपूर्ति का जो प्रावधान है वो संसद के संदर्भ में जो गणपूर्ति का प्रावधान है और विधानमंडल के संबंध में जो गणपूर्ति का प्रावधान है उसमें थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। हमने आपको बताया था कि संसद के संदर्भ में बताया था कि संसद के किसी भी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए ये जरूरी है कि कोरम पूरा हो, और कोरम है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 10%। ध्यान रखिएगा, वहाँ ये अनिवार्य है कि कम से कम 10% सदस्य बैठक में उपस्थित हों, तभी वो बैठक होगी, और अन्यथा की स्थिति में लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति का ये दायित्व होगा कि वो बैठक को स्थगित कर दे। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ गणपूर्ति के संदर्भ में, कोरम के संदर्भ में यह कहा गया है कि कोरम जो है वो 10% या 10 जो भी अधिक हो वो होगा। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, गोवा विधानसभा की बैठक होनी है और अगर कोरम 10% का है तो गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं और 40 का 10% कितना हो गया, मात्र 4 हो गया। तो क्या मात्र 4 विधायक उपस्थित हो तो क्या सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए? और उस सदन में लिए गया क्या निर्णय वास्तव में वैलिड होनी चाहिए? आपको खुद लगेगा कि मात्र 4 विधायकों के द्वारा लिया गया कोई निर्णय या बनाया गया कानून किसी राज्य पर कैसे लागू किया जा सकता है? वास्तव में ये तो जनमत लोकतंत्र का मजाक है। तो इसीलिए राज्यों के विधानमंडल के संदर्भ में ये व्यवस्था की गई है कि कोरम 10% या 10 जो अधिक हो वो होगा। मान लीजिए किसी जो राज्य की विधानसभाएं जिनकी सदस्य संख्या काफ़ी है, उनका जब 10% निकाला जाएगा तो ऑलरेडी 10 से अधिक ही आएगा। तो मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की बैठक होनी है और उसका कोरम निकाला जाएगा, तो ये देखा जाएगा कि कुल सदस्यों की सदस्य संख्या, कुल सदस्यों का 10% कितना है। अगर 10% वास्तव में 10 से कम आ रहा है तो कोरम फिर वो 10% नहीं, मान लो गोवा का हमने उदाहरण दिया, गोवा का 10% तो 4 ही आता है, लेकिन फिर वो कोरम जो है वो 4 का ना होकर के क्या होगा, 10। तो सीधे आप समझदार हैं, सीधे आपको याद रखना है कि जो कोरम होगा राज्य विधानमंडल की किसी बैठक को अधिवेशित करने के लिए, वो उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 10% या 10 इनमें से जो अधिक हो वो संख्या होगी। तो ये अंतर था वहाँ की व्यवस्था में और यहाँ की व्यवस्था में, इसलिए हमने आपको इस चीज़ को विस्तार से बता दिया, आपको दिमाग में रखना है, और इसीलिए अनुच्छेद भी बता दिया। तो अभी भी राज्यों से संबंधित जो ये सब अनुच्छेद होते हैं, ये अनुच्छेद बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि व्यवस्थाएं वही हैं सारी। तो जो संसद या संघ के संबंध में जो अनुच्छेद हैं वो पूछे जाते हैं। राज्यों के संबंध में अनुच्छेद कम पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूँ अच्छे से कि कौन सा अनुच्छेद पूछे जाएंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 169, 170, 171, राज्यपाल संबंधित प्रावधान, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। और एक चीज़ उसी के संदर्भ में बताएं कि जैसे वहाँ बताया गया है कि कोई सदस्य कब डिस्क्वालीफाइड होगा सदस्यता के लिए, तो यहाँ भी बताया गया है कि विधानसभा या विधान परिषद का कोई सदस्य कब अयोग्य माना जाएगा सदस्यता के लिए। तो जो पैरामीटर्स वहाँ दिए गए हैं अयोग्यता के, वही पैरामीटर्स यहाँ दिए गए हैं। आपको इनके लिए अलग से पैरामीटर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि जब सांसद की अयोग्यता के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय
उसका निश्चय, उसका फैसला राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में अगर कोई प्रश्न उठेगा तो उसका निर्णय राज्यपाल करेंगे। और जिस तरीके से राष्ट्रपति के लिए वहाँ ये अनिवार्य बनाया गया है कि वो ऐसा निर्णय करने से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त या भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह लेंगे, तो राज्यपाल के लिए भी यही अनिवार्य बना दिया गया है कि वो ऐसा करने से पहले भारत निर्वाचन आयोग की सलाह लेंगे और निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार वो योग्यता या अयोग्यता के संबंध में कोई भी फैसला लेंगे। सेम व्यवस्था है बिल्कुल, और पैरामीटर्स भी वही है। तो अगर ये याद है कि किस आधार पर सांसद अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो ठीक उन्हीं आधारों पर विधानमंडल का सदस्य अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वहाँ राष्ट्रपति फैसला लेते हैं अंतिम चुनाव आयोग की सलाह पर, और यहाँ राज्यपाल फैसला लेंगे अंतिम चुनाव आयोग की सलाह पर। इसके अलावा एक, जैसे हमने वहाँ बताया था कि अगर कोई सांसद ये जानता है कि वो अयोग्य घोषित किया जा चुका या अयोग्य है सदन की कार्रवाइयों में भाग लेने की योग्यता उसमें नहीं है, या बिना शपथ लिए वो सदन की कार्रवाई में भाग लेता है, तो हमने आपको बताया था कि फिर प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो जो चीज़ें वहाँ बताई गई थी संसद के संदर्भ में, ठीक वही चीज़ें यहाँ विधानमंडल के संदर्भ में हैं। जिन आधारों पर वहाँ बताया गया था कि अगर वो कार्रवाइयों में भाग लेता है सब कुछ जानते हुए भी, तो उसके ऊपर 500 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई विधानमंडल का सदस्य जिसने शपथ नहीं ली है, या उसको पता है कि वास्तव में वो डिस्क्वालिफिकेशन की सारी योग्यताएं रखता है, एक तरीके से डिस्क्वालीफाइड है, इसके बाद भी अगर सदन की कार्रवाई में भाग लेता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। अब आते हैं कि थोड़ा बता दें आपको कि राज्य विधानमंडल में कैसे विधेयक पारित किए जाते हैं। अब यहाँ हम धन विधेयक की परिभाषा आपको अलग से नहीं बताएंगे। जैसे हमने वहाँ बताया था अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा और 109 में प्रक्रिया दी गई थी, प्रक्रिया दी गई थी धन विधेयकों के संबंध में। सेम चीज़ यहाँ भी है, धन विधेयक की परिभाषा बिल्कुल वही है, और धन विधेयक के पास करने की प्रक्रिया जो वहाँ थी वही प्रक्रिया यहाँ भी है कि विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, विधानसभा के द्वारा पास करके विधान परिषद में भेजा जाएगा, और वही सारी बातें हैं। जो राज्यसभा की शक्तियाँ थी वही यहाँ पर विधान परिषद की शक्तियाँ हैं। एक तरीके से जिस तरीके से वहाँ लोकसभा प्रभावशाली थी, यहाँ पर प्रभावशाली है विधानसभा, क्योंकि विधानसभा ही वास्तव में जनता का सदन है। अच्छा, धन विधेयक या वित्त विधेयक के अलावा जितने भी विधेयक होंगे वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ की प्रक्रिया में वहाँ की प्रक्रिया में काफ़ी अंतर है। दोनों ही जो विधेयक हैं वो सदन के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ जो राज्यसभा की भूमिका है, यहाँ विधान परिषद की भूमिका वो नहीं है। विधेयक तभी पारित माना जाएगा जब वास्तव में दोनों सदनों के द्वारा वो बहुमत से पास कर दिया जाए। मान लो किसी विधान परिषद में पेश किया गया तो विधान परिषद में पारित हो गया, फिर विधानसभा में आया, विधानसभा में पारित हो गया, या विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, पारित हो गया, फिर विधान परिषद में आया, पारित हो गया। तो अगर पारित हो गया तो पारित मान लिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, आपको ध्यान रखना है थोड़ा ये, कि अगर विधानसभा ने कोई विधेयक पास करके भेजा है विधान परिषद को, तो विधान परिषद को 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर, विधान परिषद को 3 महीने के अंदर, मैक्सिमम टाइम में बता रहा हूँ मैं, ये 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर उस विधेयक को पास करके भेजना होता है। लेकिन अगर विधान परिषद
3 महीने के अंदर उसको पारित नहीं करती है, या उसको अस्वीकार कर देती है, या किसी संशोधन के साथ उसको विधानसभा को भेजती है, तो ये विधानसभा के ऊपर है कि वो उससे सहमत हो या ना सहमत हो। और अगर विधानसभा अपने जो पूर्व का विधेयक था उसी रूप में, या विधानसभा के संशोधनों से सहमत होते हुए, सारे से सहमत होते हुए या कुछ से सहमत होते हुए पुनः विधेयक को पास करके भेजती है, तो फिर 1 महीने के अंदर विधान परिषद को वो विधेयक पास करके भेजना होता है। और अगर विधान परिषद उस विधेयक को पास नहीं करती है 1 महीने के अंदर, या करती है तो पुनः संशोधन के साथ करती है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस संशोधन से विधानसभा सहमत ही हो जाए। सहमत हो जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी सहमत होती है तो भी फिर विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में विधानसभा ने पारित किया है। और इस तरीके से एक क्वेश्चन बहुत आता है कि कोई भी विधेयक विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक के लिए रोक सकती है। तो आपको पता है कि 3 महीने के का समय पहली बार में है और 1 महीने का समय दूसरी बार में है। इस तरीके से विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 120 दिन तक मैक्सिमम विधेयक रोक सकती है और कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि संयुक्त बैठक जैसा कोई प्रावधान विधेयकों के संबंध में यहाँ पर नहीं है। हमने आपको बताया था कि वहाँ अगर राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध है किसी विधेयक को लेकर के, और ये निश्चित हो गया है कि दोनों सहमत नहीं हैं, तो अनुच्छेद 108 के तहत सदनों की संयुक्त बैठक होती थी और संयुक्त बैठक में विधेयक के संबंध में निर्णय लिया जाता था। यहाँ विधानमंडल की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि धन और विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में तो विधानसभा शक्तिशाली है ही, अधिकार संपन्न है ही। सामान्य विधेयकों के संबंध में, साधारण विधेयकों के संबंध में भी विधानसभा ही शक्तिशाली है, होगा वही जो विधानसभा चाहेगी। विधान परिषद अधिक से अधिक 4 महीने तक उसको विलंब कर सकती है उसका, क्योंकि जब पहली बार विधानसभा भेजेगी तो मैक्सिमम कितने दिन तक रोक सकती है। हो सकता है कि 3 महीने तक वो कुछ ना करे, और जब 3 महीने तक वो कुछ नहीं करेगी तो ये मान लिया जाएगा कि विधान परिषद उस विधेयक से सहमत नहीं है, तो विधानसभा हो तुरंत फिर पास करके भेज सकती, दोबारा भेजेगी मान लो। तो दोबारा में उसको कितने दिन का समय मिलता है? 1 महीने का। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आता है कि पहली बार में कितने दिन में तक रोक सकती है पहली बार में, तो आप क्वेश्चन करेंगे 90 दिन। अब अगर आता है कुल मिलाकर के, पहली बार नहीं लिखा होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि विधानसभा से विधेयक गया तो जो कुछ भी करना है विधान परिषद को वो 90 दिन में, 3 महीने में कर दे। तो मैक्सिमम टाइम कितना हो गया? 90 दिन का। ऐसा भी हो सकता है कि वो 90 दिन में कुछ ना करे तो भी मान लिया जाएगा कि गतिरोध है, एक तरीके से विधान परिषद सहमत नहीं है, तो भी समय कितना है? 90 दिन। और जब दोबारा भेजेगी तो 1 महीना और मिल जाएगा उसको, तो अधिक से अधिक क्या कर सकती है? वो 4 महीने रोक सकती है, और वो विधेयकों के संबंध में विधान परिषद कुछ नहीं कर सकती है। और इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि वास्तव में कि राज्य के करदाताओं पर विधान परिषद बोझ है। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ विधेयकों के संबंध में आंध्र प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध उत्पन्न हो गया, और आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने ये कहा कि विधान परिषद जो है जनता के कल्याण और विकास में रोड़े अटका रही है। वो ऐसे विधेयकों को पास करने में रोड़े अटका रही है जो जनता के विकास और कल्याण से संबंधित हैं। इसलिए उन्होंने नाराज होकर के विधानसभा के उत्साधन का ही प्रस्ताव पास करके संसद को भेज दिया है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, सोचने वाला विषय है कि वास्तव में कि क्या विधान परिषदें देश के या राज्य के करदाताओं पर बोझ नहीं है, इनकी क्या भूमिका है, ये आप विचार करिएगा। हम भी कभी इस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही कि कानून या विधेयकों के पास करने की आप प्रक्रिया समझ जाएं। अब आता है अनुच्छेद 200, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अनुच्छेद आपको याद रखना है, और इसकी तुलना अगर हम संघ से करेंगे तो ये तुलना किया जा सकता है अनुच्छेद 111 से।
जिस तरीके से हमने वहाँ बताया था कि जो संसद के द्वारा जब विधेयक पास कर दिया जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए अनुमति के लिए जाता है। और अनुच्छेद 111 में व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति उस पर अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा। ठीक यही व्यवस्था यहाँ की गई है, लेकिन यहाँ थोड़ी अतिरिक्त व्यवस्था भी है जिसको आप बहुत अच्छे से समझना है आपको। अनुच्छेद 200 में भी कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए, राज्यपाल की अनुमति के लिए जाएगा। कौन विधेयक जाएगा? जाएंगे तो सब, लेकिन फिलहाल हम आपको पता है कि जो धन विधेयक होते हैं या वित्त विधेयक होते हैं वो तो ऑलरेडी वहाँ राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश होते हैं और यहाँ राज्यपाल की अनुमति से पेश होते हैं। तो इनके संबंध में कोई बातें नहीं होती है, जैसे जाते हैं वो पास कर दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, यहाँ राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं। हम जब अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 200 की बात करते हैं तो ये आप ये जान लीजिए कि हम धन और वित्त विधेयक से भिन्न विधेयक, जो सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो जब ऐसे विधेयक राज्यपाल के पास जाएंगे पास होकर के, तो राज्यपाल या तो उस पर अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा, या अब तीसरी बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, या विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लेगा। ये जो तीसरा एक प्रावधान है वो अनुच्छेद 111 में नहीं था, जो अनुच्छेद 200 में दिया गया है, जो कि एक तरीके से राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। साफ साफ लिखा है अनुच्छेद 200 में कि अगर कोई विधेयक ऐसा है जो राज्य विधानमंडल ने पास कर दिया है और वो राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति का अल्पीकरण करता है, राज्य के उच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ या जो अधिकार हैं या उसके संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं उनसे छेड़छाड़ करता है, तो फिर ऐसा विधेयक जो है वो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर ना करके विचारार्थ भेज देंगे राष्ट्रपति को। और आगे अनुच्छेद 201 में ये भी कहा गया है कि जब कोई ऐसा विधेयक जिसको राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया और राष्ट्रपति को भेज दिया है, तो राष्ट्रपति को भी ये अधिकार है कि वो उसको अनुमति देंगे या अनुमति रोक लेंगे, या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वो विधेयक को पुनः राज्य विधानमंडल में विचारार्थ रखवाएं, और राज्य विधानमंडल के लिए अनिवार्य है संवैधानिक दृष्टि से कि वो 6 महीने के अंदर उस विधेयक पर पुनर्विचार करके और विधेयक को के संबंध में जो भी निर्णय विधानमंडल का होगा उस निर्णय को राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे, और फिर राष्ट्रपति के ऊपर है वो कि वो क्या करते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि विधेयकों के संबंध में थोड़ा सा जो व्यवस्था है वो संघ में जो व्यवस्था है और यहाँ जो व्यवस्था है वो थोड़ा अंतर है। वहाँ राष्ट्रपति किसी विधेयक को आरक्षित करके कहीं ऊपर भेजने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि अगर वो ऐसा समझते हैं तो फिर यहाँ तो 200 में यही लिखा है हाईकोर्ट के संबंध में मुख्य रूप से, तो फिर वो उस विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेंगे। बाकी आपको पता ही है कि जिस तरीके से वहाँ ये व्यवस्था दी गई है कि किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकते हैं, यहाँ भी सारी व्यवस्थाएं वही हैं। और जिस तरीके से ये कहा गया कि अगर दोबारा विधेयक पास करके भेजा जाता है, कोई सामान्य विधेयक मान लो है और उसको भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति दोबारा भेजने पर अनुमति नहीं रोकेंगे। यहाँ भी राज्यपाल के लिए कहा गया है कि अगर दोबारा ऐसा किया जाता है तो फिर राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि अगर कोई विधेयक ऐसा है
जो उच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रहार करता है, तो उस पर वो विधेयक राज्यपाल उस पर न तो हस्ताक्षर करेंगे, उस पर एक ही निर्णय करेंगे, और वो ये होगा कि वो इसको राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज देंगे, और इसके बाद आगे क्या होगा वो मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो राज्य विधानमंडल हैं उनकी भी कार्यशैली कमोबेश वही है जो संसद की है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो जो अंतर हैं वो आपको याद रखने हैं। जो समानताएं हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो आप देखेंगे पेपर उठा के, तो 90% केसेस में क्वेश्चन संघ से या संसद से संबंधित आते हैं। वही चीज़ जो वहाँ दी हुई है, वही चीज़ जब यहाँ दी हुई है तो वहाँ किस अनुच्छेद में है नहीं पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ, जो चीज़ वहाँ है और यहाँ है, लेकिन जो अंतर हैं वो पूछी जाएंगी। जैसे हमने आपको बताया कि गणपूर्त के संदर्भ में कोई अंतर है तो पूछा जाएगा। इससे हमने बताया कि अनुच्छेद 200 ही कहता है कि विधेयकों पर जो है वो राज्यपाल अनुमति देंगे या अनुमति रोक लेंगे, या किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ आरक्षित कर लेंगे। जैसे कि अगर कोई हाई कोर्ट की शक्तियों को अल्पीकरण से संबंधित विधेयक आरक्षित कर लेंगे, तो ये जो अंतर वाली चीज़ है ये पूछी जाएगी, पूछी जाती है, आगे भी पूछी जाएगी। इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की जो चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।